चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया, रेट कांस्टेंट निकालने के रेट कांस्टेंट निकालने के हमारे पास रेट कांस्टेंट मतलब के को निकालने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका है इनिशियल रेट लॉ मेथड। ये पहला तरीका है। ways of calculating rate constant के निकालने के तीन तरीके हैं। एक इनिशियल रेट लॉ मेथड, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया, जिसमें आप लोगों को शुरुआती कॉन्सेंट्रेशंस दी होती हैं और उसके जरिए आप ऑर्डर निकालते हैं, फिर ऑर्डर से आप रेट कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है। दूसरा है जो आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसमें हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कुछ यूज करेंगे और कुछ नए फार्मूला डिराइव करेंगे, जिससे डायरेक्ट हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल सकें। और तीसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड। ये तीन तरीके हैं रेट कांस्टेंट को निकालने के। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डे है, उसको लेकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जैसे कि इसके नाम में ही इंटीग्रेशन है बच्चों, इसके ना नाम में ही इंटीग्रेशन, तो सब एकदम अलर्ट मोड में आ जाओ भाई, अलर्ट मोड में। मान लो कोई रिएक्शन है, मान लो R चेंजेस इनटू P, रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन, इसके रेट को शो करने के हमने आपको कितने तरीके बताए हैं। रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है, इसका रेट कैसे निकालोगे? अगर आपसे कोई कहे तो आप कहोगे सर दो तरीके के रेट है, एक डिफरेंशियल रेट आपने सिखाया है और एक रेट लॉ सिखाया है, दो ही तो चीजें हमने करी हैं। तो डिफरेंशियल लॉ के अनुसार रेट होगा माइनस डी आर बाय डी टी। इक्वेशन नंबर 1 ये है फ्रॉम डिफरेंशियल। इंस्टेंटेनियस लॉ भी कहते हैं, याद करिए। और इसी रिएक्शन के रेट को दिखाने का एक और तरीका है के आर की पावर एक्स। कौन मुझे बताएगा यहां पर x क्या है? बताइए बच्चा। यस, वेरी गुड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरी गुड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां पर ये x इस रिएक्शन के जो भी r के आगे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, उसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसे कहते हैं रेट लॉ। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे कि अब तक हमने किसी भी रिएक्शन के रेट को पढ़ने के ये दो तरीके सीखे हैं। एक है डिफरेंशियल लॉ, जिसके अनुसार माइनस डी आर बाई डी टी लिखा जाता है, और दूसरा है रेट लॉ, जिसके अनुसार रेट विल बी इक्वल टू के आर की पावर एक्स, वेयर एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of the molecularity of the reaction। बताइए भाई, पहला स्टेप सबको समझ में आ गया है? ये दो तरह से इस रिएक्शन के रेट को हम दिखा सकते हैं, ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये भी रेट है, ये भी रेट है, क्यों ना हम इन दोनों को बराबर कर लें। तो फ्रॉम 1
एंड टू क्या लिख सकते हैं हम, माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू के आर की पावर एक्स। समझने की कोशिश करिए, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। जब दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहे हैं, एक ही रिएक्शन के रेट को शो कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। ये भी रेट ये भी रेट, तो ले भैया दोनों इक्वल, दोनों इक्वल। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। एक चैप्टर है मैथ्स में 9th, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके दिए गए हैं, मैथमेटिक्स में क्लास 12th में है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी, एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप सीखेंगे, होमोजीनियस सीखेंगे और एक लीनियर सीखेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मतलब एक जैसे वेरिएबल्स को एक जैसे रखना। मतलब ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पर ये dr है रिएक्टेंट, यहाँ पर ये r है, तो हमारी कोशिश होगी एक तरफ रिएक्टेंट वाले टर्म्स को लिखने की। तो माइनस dr बाय r की पावर x हमने एक तरफ कर दिए रिएक्टेंट वाले टर्म्स, और उधर आ गया k dt, k और dt। ठीक है, तो दिस इज द गोल्डन थिंग जो हमने डिराइव किया है। सारे डेरिवेशंस की मदर इक्वेशन ये है, ये हमारी मदर इक्वेशन है, क्योंकि इसके बाद ये अब सॉल्व नहीं हो सकता until and unless you are not having the value of x। जब तक आपके पास वैल्यू नहीं होगी x की, आप इसके आगे इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो ये है हमारी मेन पेरेंट इक्वेशन। पेरेंट इक्वेशन हम इसे बोल रहे हैं, मेन इक्वेशन। फॉर से इक्वेशन 3, पेरेंट इक्वेशन, ये हमारी पेरेंट इक्वेशन है। माइनस डी आर बाय आर की पावर एक्स इज इक्वल्स टू के डी टी। ठीक है, 2 मिनट एक बार देख लेते हैं पेरेंट इक्वेशन कैसे है, फटाफट से एक बार रिव्यू। आर चेंजेस इनटू पी, कोई भी रिएक्शन है, इसके रेट को दिखाने के तरीके हैं 2। डिफरेंशियल रेट जिसके हिसाब से डी आर बाई डी टी होगा, रेट लॉ जिसके हिसाब से के आर की पावर सम वैल्यू होगा, जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करेगा। और इन दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों ही एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहे हैं। दोनों को बराबर करके हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, एक जैसे वेरिएबल एक जैसे ले आए, और हमारी पेरेंट इक्वेशन आ गई है। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इट इज जस्ट मेयरली अ स्टार्टिंग बच्चों, ये शुरुआत है पेरेंट इक्वेशन का आना। यहां के बाद तुम इंटीग्रेशन करोगे बोथ साइड और रिजल्ट्स लाओगे, बट वो तभी मुमकिन है जब आपके पास x की एक डेफिनेट वैल्यू होगी। तो यहां से मैं अज्यूम करना स्टार्ट करूंगा। लेट अस स्टार्ट केस 1, व्हेन x is equals to 0, x is equals to 0, that is zero order रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। x की वैल्यू 0 होगी, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो माइनस डी आर बाय आर की पावर 0 इज इक्वल्स टू के डी टी। चेक कर लीजिए, यहां पर हमने, यहां पर बच्चों ये जो मैंने लाइन बनाई है, यहां पर x की वैल्यू मैंने 0 डाल दी है, क्योंकि मैंने केस 1 अज्यूम किया है, मेरा फर्स्ट केस है। जब x की वैल्यू 0 होगी मतलब ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब हमें एक चीज पता है, कौन मुझे बताएगा, किसी की भी पावर 0 मतलब क्या होता है भाई, 1। एग्जैक्टली, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा इसका 1, डिनोमिनेटर विल बी 1 के डी टी। किसी की पावर 0 मतलब हो जाता है 1। तो ये चीज आ गई। इसके बाद दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे।
दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, यहां पर भी और यहां पर भी। हमने के बाहर रख दिया बच्चों, आप जानते हैं के बाहर क्यों रखा है, मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं। के कांस्टेंट है क्यों, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं यहां लगते हैं लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन के यहां लगते हैं लोअर लिमिट जहां से शुरू होती है बातचीत, और यहां अपर लिमिट जहां तक जाती है बातचीत। लोअर लिमिट से अपर लिमिट जहां तक जाती है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन शो हो रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन, मान लिया यहां पर टाइम है, तो मान लिया जब टाइम 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन 0 नहीं थी रिएक्टेंट। लोअर लिमिट की तरफ देखिए बेटा, इधर है टाइम, इधर है टाइम, ये है टाइम और ये है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं ये बताना चाहता हूं लोअर लिमिट मतलब इनिशियल, लोअर लिमिट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट, और अपर लिमिट का मतलब होता है फाइनल पॉइंट। तो कहां से शुरू हुआ, कहां से शुरू हुई बात, जब टाइम 0 था। पर जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0 नहीं थी, रिएक्टेंट 100% होता है। आप लोगों को बता दूं, जब टाइम 0 होता है इसका मतलब रिएक्शन अभी शुरू भी नहीं हुई, तो रिएक्शन में सारा का सारा रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं बनता है, मतलब रिएक्टेंट होता है 100% ओरिजिनल। उस रिएक्टेंट को हम लोग कहते हैं आर नॉट। आर नॉट का मतलब है आर ओरिजिनल, 100%। तो इसका मतलब व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी आर नॉट। और जब टाइम होगा, टाइम को मान लोगे कोई भी टाइम टी है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आर हो जाएगी। आर मतलब कुछ भी, टी समय पर कुछ भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आर। दोबारा समझ, जब टाइम होगा 0 तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी आर नॉट। जब टाइम कुछ भी होगा, टी टाइम होगा, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आर होगी। आर, आर मतलब इस टी समय पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन, आर। 0 समय पर आर नॉट, 0 समय पर आर नॉट। तो जब टाइम 0 है तो आर नॉट है, और जब टाइम टी है अपर लिमिट, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन आर है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। चलो बहुत बढ़िया। अब तुम्हें तो पता ही है भैया डी आर की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस आर, और इसकी जो लिमिट्स है वो लोअर लिमिट है आर नॉट और अपर लिमिट है आर, और उधर होगा के टी, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है टी। तो क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस आर की जगह, इस आर की जगह एक बार फाइनल और ये है इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो। तो फाइनल मतलब आर माइनस इनिशियल मतलब आर नॉट, ये है फाइनल माइनस इनिशियल। उस आर की जगह एक बार आर रखा, फिर इनिशियल आर नॉट रखा, इज इक्वल्स टू के। इस टाइम की जगह भी फाइनल माइनस इनिशियल मतलब ब्रैकेट में टी माइनस 0, तो ये आ जाएगा माइनस आर प्लस आर नॉट इज इक्वल्स टू के, ये इक्वेशन आ जाएगी। मैं आप लोगों को 1 मिनट का पॉज टाइम दे रहा हूं, ये एक बार अच्छी तरह से देखने के लिए। शुरू से कि हमने पेरेंट इक्वेशन में सबसे पहले आर की वैल्यू, आर की पावर 0 डाल दी, एक्स की पावर 0, वो 1 हो गया। इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन कैसे करा, मैं इधर लिख देता हूं, व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, concentration of reactant is R naught at any time t
concentration of reactant will be R। तो T समय पर 0 समय पर R नॉट थी और T समय पर R है। ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। ये होती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब इनिशियल पॉइंट, और ऊपर लिखी जाती है अपर लिमिट मतलब फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो टाइम जब 0 था तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट थी, और जब टाइम कोई भी टी है तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट क्या होगा, आर होगा। तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और इस तरह से ये वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन आ गई। अब कौन मुझे बताएगा हमारे क्लास का मोटिव क्या है आज? क्या है मोटिव, क्या निकाल रहे हैं बच्चे हम लोग? यस, वेरी गुड, हम लोग निकाल रहे हैं रेट कांस्टेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा, मौके पे मारो चौका। क्या इसको मैं रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूं? प्लस वाली रकम पहले, आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी इज इक्वल्स टू के। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई है जनाब। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का डायरेक्ट फार्मूला आ गया आपके पास। इससे बड़ी चीज क्या चाहिए जिंदगी में आपको? आपको एक डायरेक्ट फार्मूला मिल गया है रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर का, आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी। आर नॉट मतलब शुरू में कितना था, आर मतलब इस टी समय पर कितना है। दोबारा बता दूं, इस टी समय पर कितना बचा है, ये आर दिखा रहा है। तो जैसे मान लो शुरुआत में मेरी रिएक्टेंट 100 था और मैं कह रहा हूं 20 सेकेंड टाइम में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बची है 40। तो आप सारी वैल्यूज को डाल दो, ये आ जाएगा आर नॉट आ गया, ये आ गया आपका टी, और ये आ गया आपका आर। तो आप सारी वैल्यू को डाल दो, 100 माइनस 40 बटे में 20, है ना। तो आप कहेंगे सर ये तो कुछ वैसा ही हो गया, कैसा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सर तो ये वैसा ही है कुछ, क्यों? जो बच्चा बहुत अच्छी तरह से देख रहा होगा वह मेरी बात को समझ रहा होगा, सर ये तो वही है। क्यों? क्योंकि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल आपने करा और फिर नीचे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर दिया। फिर याद करो, जब भी रिएक्टेंट के टर्म्स में दिखाते थे मैंने आपको कहा था क्या, माइनस एक अपनी तरफ से डाल दिया करते थे, याद आ रहा होगा आप लोगों को? बिल्कुल। yes, sir. तो ये बन जाता होगा आर इनिशियल माइनस आर फाइनल, और नीचे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है। टी फाइनल कितना है, टी, और इनिशियल में कितना था, 0। इसी तरह से रिएक्टेंट इनिशियल में कितना था, आर नॉट, अभी मैंने बताया, इसकी जगह आर नॉट आ जाएगा, और रिएक्टेंट फाइनल में कितना था, आर। तो इसको सॉल्व करके ये तो ये आ गया डायरेक्ट। यस यस, ये डायरेक्ट लिखा जा सकता था, ये रेट कांस्टेंट आ गया बेटा। ठीक है, अब इसकी दो बातें और समझनी है, फिर आगे बढ़ेंगे। मेन टारगेट पे बढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसके न्यूमेरिकल आते हैं उसका केस 2, एक्स की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या होगा। बट उससे पहले कुछ बातें समझनी है। एक बात तो ये, जब मैं इसको ऑन कंपेयरिंग with equation of स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर कर, इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं। कैसे? थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं इसको पहले। कैसे? इसको ऐसे लिखता हूं, ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात। केटी को इधर ले आता हूं, आर को उधर लेके जाता हूं, तो बन जाएगा आर नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू आर। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस
ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बनाऊं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आर की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे बनाऊं टाइम, देख लो, वाई एक्सिस पे बनाऊं टाइम, एक्स एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे बनाऊं टाइम, वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका स्लोप बच्चों नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, कौन मुझे बताएगा? लाइन ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर आ रही है? यस यस, ऐसे ऐसे लाइन नीचे जा रही है, तो इसका स्लोप क्या दिखा रहा है? अगर आपसे पूछूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का स्लोप क्या दिखाता है? मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर का ये ग्राफ है, इसका स्लोप क्या दिखाता है? इसका स्लोप दिखाता है क्या? माइनस के, माइनस रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, सी क्या होता है? सी होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? जहां पर ये लाइन इसको कट करती है वाई एक्सिस को, और ये क्या है? आर नॉट। क्या आर नॉट है सर? अब ये तो बड़ा क्लियर सा लॉजिक है, ये तो बड़ा सर क्लियर ग्राफ बन गया। अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं सर, ये तो बड़ा क्लियर ग्राफ बन गया। मैं कहूं क्यों भाई? आप कहते हो सर ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, ये दिखा रहा है आर नॉट, तो इसका मतलब इस ग्राफ को पढ़ना कैसे चाहिए कि जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट थी 100%, और जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस कर रहा है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, घट रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, स्लोप नेगेटिव जा रहा है। इसका स्लोप क्या दिखाता है? इसका स्लोप दिखाता है माइनस रेट कांस्टेंट। चार ऑप्शन आ जाएंगे, इसका स्लोप क्या दिखाता है? माइनस रेट कांस्टेंट दिखाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब आता है केस 2। बच्चों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे थोड़ा सा। केस 2 क्या है? केस 2 बच्चों, केस 2 क्या होगा? x की वैल्यू 1 होगी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, पेरेंट इक्वेशन में डाल देंगे। मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं, अगर पेरेंट इक्वेशन क्या है जरा देख लीजिए। ये है पेरेंट इक्वेशन, ये है पेरेंट इक्वेशन, माइनस डी आर की पावर, माइनस डी आर अपॉन में आर की पावर एक्स इज इक्वल टू के डी। माइनस डी आर की पावर आर की पावर एक्स इज इक्वल टू के डी टी, और इधर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 1। बहुत बढ़िया। अब मेरे ख्याल से आपको बताने की तो जरूरत नहीं है, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? ln x, ln x होता है। जिसको नहीं पता भाई देख लो, ln x होता है माइनस डी आर बाय आर। चलो ठीक है भाई, इंटीग्रेशन शुरू कर दो, इंटीग्रेशन शुरू किया जाए। माइनस डी आर बाय आर कहां से शुरू हो रहा है? आर नॉट से, और कहां तक जा रहा है? आर तक। के डी टी, ये जीरो से जाएगा टी तक। याद करिए ये वही लिमिट्स हैं। जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट थी, मतलब आर मैक्सिमम, और जब टाइम जीरो था तो सॉरी टाइम टी मान लिया तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ होगी आर मान लिया मैंने। ठीक है, चलो 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 चलो, फटाफट 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 इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन 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 क्या आएगा बताओ इधर? ये क्या आएगा? dx अपॉन में x होता है log x, तो dr अपॉन में r क्या हो गया बच्चों जी? बताइए। ln r ranges from r0 to r. K integration of t is t, ranges from 0 to t. Okay, okay.
ठीक है, अब क्या होगा, एक बार आर डालोगे फाइनल माइनस इनिशियल, फिर यहां पर भी फाइनल माइनस इनिशियल, यही होगा। एक काम करते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, लिखते हैं इधर ही लिख देते हैं कहीं पर कि dx अपॉन में x का इंटीग्रेशन भैया log x होता है, नेचुरल log x। और जिसको नहीं पता ना, ln x, इसका मतलब है इसका बेस नेचुरल नंबर है, और log x इसका बेस 10 है। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन बताएगा क्या करना होता है? अरे भाई, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? क्या करना होता है नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में करने के लिए? किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है? हाँ, 2.303, यस यस। तो चलिए भाई साहब, देखते हैं इधर क्या खेल होने वाला है आगे। ये बन जाएगा माइनस ln फाइनल माइनस ln इनिशियल, and it will be kt minus 0. So it will be minus ln r plus ln r naught is equals to kt. Now it is very obvious. It is very obvious. इसको सॉल्व करने के तरीके पे निर्भर करता है आप कितना इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली इसको लिखूंगा ln r naught माइनस ln r इज इक्वल्स टू kt, फिर इसको लिखूंगा ln, log की एक प्रॉपर्टी होती है log a माइनस b, कौन मुझे बताएगा log a माइनस log b क्या होता है? वेरी गुड वेरी गुड, log r नॉट ओवर log r, यस। तो ये हो जाएगा 1/t, इधर आ जाएगा 1/t नेचुरल log r नॉट अपॉन में r इज इक्वल्स टू k। तो ये आ गया भाई साहब आपका फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। टारगेट कंप्लीटेड। हमें फर्स्ट ऑर्डर का चाहिए था रेट कांस्टेंट, वो है 1/t ln r नॉट बाय r। एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं, k इज इक्वल्स टू 1/t ln r नॉट बाय r। r नॉट मतलब शुरुआत में कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी और इस t समय पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है, ये r दिखाता है। ठीक है भाई, ठीक है। चलो चलो चलो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तुमने कहा सर नेचुरल लॉग वॉग नहीं आता भाई साहब, लॉग आता है। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, नेचुरल लॉग को लॉग में बदल दो। 2.303 अपॉन में टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर, उसका बेस 10 है। तो ये एक और वेरिएंट आ गया तुम्हारे पास, इस वेरिएंट को आप यूज करोगे। ये वाला एक और वेरिएंट आ गया आपके पास, k is equals to 2.303 अपॉन में t log r नॉट बाय r। ये एक और वेरिएंट आ गया। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं, इसे ग्राफ को समझते हैं, इसे ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। नहीं, ग्राफ नहीं समझा तो क्या ही समझा। अगर मैं इसके ग्राफ को समझूं बच्चों, मैं अगर इसको उधर ही लेके चला जाऊं, kt सही है, kt और 2.303 को भी उधर कर दूं, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। तुमने कहा सर एक और हेल्प कर दो। मैंने कहा क्या? तुमने कहा इसमें इसमें कांस्टेंट कौन है? मैंने कहा यार k कांस्टेंट है और 2.303 भी कांस्टेंट है, ये दोनों तो फिक्स है। तो वेरिएबल कौन है? वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो चेंज होगा वो t होगा। तो तुमने कहा सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k अपॉन 2.303 इंटू टी इज इक्वल्स टू लॉग आर नॉट बाय आर। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, उसका मतलब तुमने कांस्टेंट फिगर को एक कर दिया k और 2.303 को। फिर तुमने क्या करा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करना, कंपेयर करा तुमने y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर किया।
तो y एक्सिस पर क्या है तुम्हारा, लॉग y एक्सिस पर क्या है भाइयों, लॉग आर नॉट बाय आर है, लॉग, ठीक है। x एक्सिस पर क्या है भाइयों, टाइम, यस बिल्कुल सही। अच्छा अब बताओ ये m क्या है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले ये बताओ। अरे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है यार, ये भी बताने में समय लग रहा है। पॉजिटिव है यार, k अपॉन 2.303, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब लाइन नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी, यस ऊपर जाएगी, बिल्कुल सही है। बट सवाल आता है ऊपर ऐसे जाएगी जीरो से या ऐसे जाएगी कोई इंटरसेप्ट बनाकर, ये कैसे पता लगेगा, ये सी से पता लगेगा। सी मतलब होता है इंटरसेप्ट, हमारी लाइन वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है। तो यहाँ भाई साहब कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ इंटरसेप्ट नहीं है, इसका मतलब इंटरसेप्ट जीरो है, इसका मतलब लाइन भैया ओरिजिन से निकल रही है, ओरिजिन से निकल रही है। और ये क्या स्लोप शो करती है, k अपॉन में 2.303। एक नंबर क्वेश्चन बनता है भाई साहब ये बोर्ड में 2024 के, लिख लो ठप्पा मार लो, ग्राफ आ जाएगा, एमसीक्यू बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ पर। इसका स्लोप क्या दिखाता है, चार ऑप्शन आ जाएंगे तुम्हारे पास, k इंटू 2.303, k अपॉन में 2.303, सिर्फ k, या एक और कोई ऑप्शन, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। इसका स्लोप क्या दिखाता है, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ये वाले ग्राफ जिसमें लॉग आर नॉट बाय आर की बात कही गई है, इसका स्लोप है k बाय 2.0330। बताइए भाई, किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, मुझसे पूछिए प्लीज, गो अहेड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा इस इक्वेशन को एक बार देखते हैं यार। एक और इक्वेशन थी मेरी, बड़ी फेवरेट इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन का एक नाम दे देते हैं, काम करते हैं फोर्थ, और अगली स्क्रीन पे चलता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है, फोर्थ, ln r नॉट माइनस ln r इज इक्वल्स टू kt। यस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, ये ln r उधर चला जाएगा और kt इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ln r नॉट माइनस kt इज इक्वल्स टू ln r। कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तुमने कहा क्यों इतनी मेहनत कर दी सर, मैंने कहा देखो कोई ना कोई फायदा तो है ही। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, अब अगर मैं y एक्सिस पे बनाऊं ln r और x एक्सिस पे बनाऊं टाइम, देखो ये इधर, ये इधर, बिल्कुल। तो लाइन का स्लोप है नेगेटिव, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है इस तरह से, और इसका स्लोप क्या दिखा रही है, माइनस के, और ये इंटरसेप्ट क्या दिखा रही है, ln r नॉट। यस, ये समझना है आपको, एकदम जीरो ऑर्डर की तरह रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ दिख रहा है मुझे। तो मैं अगर तीनों ग्राफ, मैंने आपको जो तीनों ग्राफ समझाया ना, एक बार तीनों ग्राफ बनाऊं, देखो पहला ग्राफ मैंने बनाया ये वाला, जब यहां मैंने लिखा r, सिर्फ r, यहां लिखा सिर्फ, फिर लिखा मैंने यहां ln r, यहां लिखा t, फिर मैंने लिखा यहां log r नॉट बाय r, और इधर लिखा t। ये तीन ग्राफ बनाए, ये बनाया मैंने जीरो ऑर्डर के लिए, ये दोनों मैंने बनाए फर्स्ट ऑर्डर के, दो ग्राफ बनाए। जीरो ऑर्डर का एक बनाया। तो भाई ग्राफ कैसे बने और उनके स्लोप क्या दिखा रहे हैं, पहला ग्राफ ऐसे, इसका स्लोप दिखा रहा है माइनस के,
दूसरा ग्राफ भी ऐसे, इसका स्लोप भी दिखा रहा है माइनस के। तो इसका मतलब अगर ये दो ग्राफ पेपर में आ जाए और आपसे पूछे कि बताओ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ना दे, सीधे ऐसे दे दे और एक लाइन ऐसे आ जाए, बताओ ऑर्डर क्या है, तुम कहोगे अरे यार जीरो ऑर्डर में भी यही था, फर्स्ट ऑर्डर में भी यही था, सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। नहीं नहीं नहीं, अगर आप जीरो ऑर्डर का देखें तो इधर आर है, और अगर फर्स्ट ऑर्डर का देखें तो लॉग है, लॉग। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों के ग्राफ का नेचर एक जैसा दिख रहा है बट एक नहीं है। पहले वाले में दोनों का स्लोप भी माइनस के सेम, बट अगर मैंने स्लोप व्लोप कुछ नहीं पूछा, दोनों ग्राफ दे दिया और कहा ये ए है और ये बी है, बताओ इसमें से कौन सा ऑर्डर है, तो पहले का ऑर्डर होगा जीरो जिसमें लॉग नहीं है, दूसरे में लॉग है। याद रखना है आप लोगों को भाई, सो मत जाओ। और ये है तीसरी लाइन जो ऐसे बन रही है, बुलंदी को जा रही है, आसमान को छू रही है, और इसका स्लोप है के अपॉन में 2.303 पॉजिटिव। ये तीन ग्राफ मैंने आपको सिखाए। स्टोरी सो फार, स्टोरी सो फार, यहां तक कहानी चल रही है ऐसे। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर की तरफ। आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, हमने अब तक जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर किया है। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के ही क्वेश्चंस आते हैं, बट जेई के लिए या फिर नीट के लिए एक केस 3 पढ़ना भी बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जिसमें x की वैल्यू 2 होगी, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कही जाएगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करी जाएगी जिसमें। तो क्या है पेरेंट इक्वेशन, याद करिए, कोई बताएगा मुझे, डी आर बाय आर की पावर एक्स इज इक्वल्स टू के टी, ये थी हमारी पेरेंट इक्वेशन। और इधर अपन क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू 2 रखने वाले हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये है, आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स, माइनस डी आर बाय आर की पावर स्क्वायर, कहां से, आर नॉट से लेकर आर तक, के डी टी, कहां से, जीरो से लेकर टी तक। अब भाई ये तो बता दो मुझे, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वाली चीज प्लीज यार। तो अगर किसी ने नहीं करा तो कोई बात नहीं है भैया, इंटीग्रेशन अगर किसी का नहीं हुआ, जैसे हमारे यहाँ नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू में dx, कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की पावर -2 इंटू dx, देख लो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दरअसल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x की पावर -2 बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब एक फार्मूला होता है जनाब, क्या फार्मूला होता है, x की पावर n विद dx का इंटीग्रेशन होता है x n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, माइनस हो जाती है पावर, इंटीग्रेशन इज एंटी डिफरेंशिएशन, उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, ये आ जाएगा सॉल्व होगा। इट विल बी x की पावर -1 अपॉन में -1, so it will be minus x की पावर -1 और -1 अपॉन x। तो दरअसल 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन x, ठीक है। याद करिए, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता था -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन x,
इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, एंटी डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r। अभी मैंने पीछे समझा दिया है आप लोगों को, पीछे समझा दिया है कि dr/r की स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/r आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया, माइनस माइनस, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इधर क्या आ जाएगा, k t-0। तो अगर मैं माइनस बाहर ले लूं ये वाला, तो बन जाएगा प्लस हो जाएगा 1/r, कहां से, r0 से लेकर r तक, और kt हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, मतलब 1/r माइनस 1/r0 इज इक्वल्स टू k, t आ जाएगा, t इधर आ जाएगा, 1/t ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/r0 इज इक्वल्स टू k। तो ये निकल गया हमारा सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट जी हजूर आपके सामने है, 1/t ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/r0। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रहा सवाल इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हम ग्राफ के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, इस इक्वेशन कैसे लिखते हैं, माइनस 1/r0 माइनस kt इज इक्वल्स टू माइनस 1/r, या फिर हम कह सकते हैं इसको उधर भेज दो, इजी और तरीका क्या है, 1/r0 को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, 1/r इज इक्वल्स टू kt प्लस 1/r। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस, इसका मतलब अगर भाई y एक्सिस में बनेगा 1/r, x एक्सिस में बनेगा t, तो कौन मुझे बताएगा, यस कौन मुझे बताएगा, ये y एक्सिस का बन गया, ये x एक्सिस का बन गया, स्लोप क्या है, स्लोप प्लस या माइनस, पॉजिटिव, मतलब लाइन नीचे से ऊपर जाएगी, बिल्कुल सही जवाब, पर जीरो से जाएगी क्या, नो, वेरी गुड, क्योंकि बिकॉज वी हैव सम इंटरसेप्ट एज वेल, हमारे पास कुछ इंटरसेप्ट भी है सर, सी है 1/r0, तो से यहां से जा रही है, तो इसका स्लोप क्या दिखाएगा, 1/r0, और इसका ये इंटरसेप्ट दिखाएगा 1/r, स्लोप के, सॉरी स्लोप के होगा, और इंटरसेप्ट होगा 1/r। ठीक है, तो इसका मतलब हम सारी बातों को एक करके अगर मैं लिखना चाहूं, तो रेट कांस्टेंट के जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, r0 माइनस r अपॉन में t। फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, 2.303 अपॉन में t लॉग r0 बाय r, और सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा, 1/t ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/r, ये तीन होंगे।
अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो फर्स्ट ऑर्डर में हमने कैसा ग्राफ पढ़ा बच्चों? इधर रखा हमने R, इधर रखा T, ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा था, स्लोप -k दिखा रहा था और ये पॉइंट R0 दिखा रहा था। इसके दो ग्राफ हमने आप लोगों को सिखाए, एक ये जिसमें इधर हमने सिखाया ln_r, इधर टाइम, इसका भी स्लोप क्या दिखा रहा था? -k, और ये ln_r0। इसका हमने एक और देखा जिसमें इधर log r0/r था, इधर t था, उसका स्लोप नीचे से जा रहा था पॉजिटिव, k/2.303। फिर हमने आखिरी में सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ भी देखा, जिसके सेकेंड ऑर्डर के ग्राफ में इधर था 1/r, उधर था t, इधर था t, लाइन नीचे से ऊपर जा रही थी, स्लोप k था और इंटरसेप्ट था 1/r0। देयर आर सो मेनी न्यूमरस क्वेश्चंस। मैंने आज के दिन की शुरुआत में कहा था आज की क्लास इज गोइंग टू बी वेरी क्रिस्प and the result of the whole class is this, कि we can have these three important formulas for k, for zero order, first order, second order, and these four graphs तो भाई uttermost important है, और ये वाला फार्मूला इसको तो सीबीएसई में उधेड़ देना है, मतलब इतने क्वेश्चन करने, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इस फार्मूले की बातचीत करेंगे, इनके हाफ लाइफ की बात करेंगे और न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। हाँ जी, पूछिए प्लीज।